हेलो छात्रों, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि पहला जो चैप्टर था उसमें आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट्स, उसके अंदर हमने जनन को दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो था कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असंग जनन, एपोमिक्सिस, और दूसरा जो था वो था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने कायिक जनन की तो पहले दो लेक्चर्स के अंदर बात कर ली थी, पूरा की पूरा डिस्कस कर लिया था कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की मुख्य रूप से। तो पादपों में, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि बात की जाती है तो हम बात करेंगे लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बताया गया है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो लैंगिक जननांग होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्प होता है, इसीलिए आवर्तबीजी पादपों को हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। अर्थात पुष्प जो पाए जाते हैं लैंगिक जननांग के रूप में केवल आवर्तबीजी पादपों के अंदर ही पाए जाते हैं, बाकी पादपों के अंदर पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। तो पुष्प मुख्य लैंगिक जननांग है किसके अंदर? आवर्तबीजी पादपों के अंदर। अब यहाँ पर यदि बात की जाती है तो पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, रूपांतरित प्ररोह अर्थात मॉडिफाइड सूट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्ररोह के अंदर यदि हम बात करते हैं तो प्ररोह वाला भाग कौन सा होता है? ये एक पौधा है, ये भूमि भाग है, भूमि भाग से नीचे की ओर जड़ें पाई जाती हैं तथा भूमि भाग से ऊपर की ओर जो पादप भाग पाया जाता है उसे प्ररोह कहते हैं। प्ररोह पर मुख्य रूप से शाखाएं तथा पत्तियां पाई जाती हैं। अब सीमित वृद्धि वाला प्ररोह से मतलब होता है कि प्ररोह की लंबाई तो क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी कि सीमित हो जाती है, और जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं। रूपांतरित किस में हो जाती हैं? पुष्पी अंगों के अंदर, पुष्प के अंदर पाए जाने वाले अंगों के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं। तथा पुष्प के अंदर जो प्ररोह होता है उसमें पाई जाने वाली पर्व एवं पर्व संधियां जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं, अर्थात संगनित हो जाती हैं, जिसके कारण एक पुष्प का निर्माण होता है मुख्य रूप से। अब यहां पर एक पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प जो पाया जाता है उसकी बात की जाती है। पुष्प की यदि हम बात करें तो सबसे नीचे की ओर जो पुष्प पाया जाता है उसके नीचे की ओर पुष्प का व्रंत होता है, जिसे पुष्प व्रंत पेडिकल नाम दिया जाता है। पुष्प का व्रंत जो होता है वो ऊपर की ओर से क्या हो जाता है? थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा होकर के यहां पर चौड़ी संरचना बनाता है, और इस संरचना को हम कहते हैं पुष्पासन। थैलेमस, पुष्पासन, क्या नाम दिया जाता है? थैलेमस या पुष्पासन। अब पुष्प के ऊपर पुष्प के क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। पुष्प के अंगों के अंदर सबसे बाहर की ओर यदि बात की जाती है तो हरे रंग के अंदर
यहां पर यदि हम बात करें तो ये पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल। क्या कहा जाता है, बाह्य दल। अब बाह्य दल के साथ में यहां पर यदि हम बात करते हैं तो पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है वो इस तरीके से होता है, और ये संरचना रंगीन होती है और क्या बनाती है, दल बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें तो दूसरा नेक्स्ट जो चक्र पाया जाता है उसकी यदि बात की जाती है तो नर जनन अंग होता है, और नर जनन अंग के रूप में मुख्य रूप से यहां पर किसका निर्माण होता है, पुंकेसरों का निर्माण होता है। ये क्या होते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर ये नर जनन अंग होते हैं। अब सबसे अंत के बीच में जो अंग पाया जाता है उसे हम क्या, मादा जननांग कहते हैं, और मादा जननांग के रूप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जायांग पाया जाता है। यहां पर यदि हम बात करें तो ये जायांग है। जायांग, तो ये जायांग होता है। जायांग मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बटा होता है। इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोला जाता है वर्तिका, और इसको बोला जाता है अंडाशय। तो ये एक प्रारूपी पुष्प की संरचना पाई जाती है। प्रारूपी पुष्प के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी तो क्या पाया जाता है, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, पेडिकल, पुष्प वृंत पाया जाता है। ये पुष्प वृंत जो संरचना होती है ये पुष्प को किसके, पुष्प के प्ररोह से जोड़ने का काम करती है। कक्षस्थकलिका या शीर्षस्थकलिका के रूप में मुख्य रूप से प्ररोह से जोड़ने का काम इसका किया जाता है। दूसरा होता है, अगर जो नीचे से बात की जाती है तो पुष्पासन, थैलेमस। थैलेमस, पुष्पासन। पुष्पासन की यदि बात की जाती है तो पुष्प वृंत ऊपर की ओर से चौड़ी संरचना बनाता है जिस पर पुष्प के अन्य अंग व्यवस्थित होते हैं। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है तो पुष्प के अंदर मुख्य रूप से जो भाग पाए जाते हैं, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 4 भागों के अंदर। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, इसको कैलिक्स, बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ये हरे रंग की संरचना होती है। हरे रंग का बाहर की ओर एक चक्र पाया जाता है जो सामान्यतः कलिका अवस्था में पुष्प के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम इसका मुख्य रूप से होता है। पुष्प के जो अंदर अंग, कोमल अंग पाए जाते हैं जिनको नुकसान हो सकता है किसी भी चोट या किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान के कारण, तो उनकी सुरक्षा करने का काम इसका होता है। हरे रंग का होता है, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है। इसकी प्रत्येक संरचना को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। सेपल, बाह्य दल या सेपल कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। दूसरी संरचना जो पाई जाती है उसे बोलते हैं दल पुंज।
इसे हम कहते हैं कोरोला। बाह्य दल, बाह्य दल सामान्य रूप से ये है, और ये रंगीन चक्र दलपुंज जो होता है वो क्या होता है, रंगीन संरचना होती है। रंगीन संरचना मुख्य रूप से ये पुष्प के अंदर कीट परागण की क्रिया में मदद करती है, अर्थात कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तथा जो पुष्प का सुंदर रंग होता है या पुष्प का जो रंग होता है वो भी दलों के रंग के कारण होता है। तो दल, इसकी प्रत्येक संरचना को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, जिसे पेटल कहा जाता है, दल कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा भाग इसका पाया जाता है, उस तीसरे भाग को हम मुख्य रूप से जो नाम देते हैं वो देते हैं पुमंग। पुमंग एंड्रोसियम। तो पुमंग जो पाया जाता है वो प्रमुख नर जननांग होता है, और पुमंग की इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। स्तन, तो ये पुंकेसर होता है। पुंकेसर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं, जिसके पहले भाग जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम परागकोश कहते हैं, ये एंथर या परागकोश होता है। दूसरा जो यहाँ पर पाया जाता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और तीसरा एक तंतु के समान संरचना पाई जाती है जो एंथर को किससे, थैलेमस से जोड़ने का काम करता है, अर्थात परागकोश को पुष्पासन से तंतुनुमा संरचना जोड़ने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। तो 3 भाग मुख्य रूप से इसके पाए जाते हैं। इसका मुख्य भाग जो होता है वो होता है परागकोश। परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा नर जनन की क्रिया होती है, जिसमें नर जननांग के रूप में किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो चौथा भाग होता है, उसे हम बोलते हैं जायांग। जायांग, गाइनोसियम। जायांग जो पाया जाता है वो मुख्य मादा जनन अंग होता है। इसकी इकाई को हम बोलते हैं अंडक। क्या बोला जाता है, अंडक, कार्पेल, जो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बटी हुई होती है। पहला भाग कौन सा होता है, वर्तिकाग्र। दूसरा भाग कौन सा होता है, वर्तिका। तीसरा भाग कौन सा होता है, अंडाशय। वर्तिकाग्र ऊपर से खुला हुआ एवं चिपचिपा भाग होता है जो सामान्यतः पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है, जिसके कारण परागण की क्रिया संपन्न होती है। नीचे की ओर जो अंडाशय होता है ये मुख्य भाग होता है। अंडाशय के अंदर बीजांडों का निर्माण होता है, और बीजांड निषेचन के पश्चात किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। यहाँ वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़ने वाली एक स्टेराइल संरचना, तंतुनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है। वर्तिका जो होती है वो परागकण जब अंकुरित होते हैं तो परागकणों के अंकुरण से पराग नली का निर्माण होता है, और उस पराग नली को कहाँ तक, अंडाशय तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुष्प पाया जाता है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। तो पुष्प के भाग यदि बात की जाती है तो पुष्प के भागों के अंदर हमने किनको पढ़ा, नंबर 1 बाह्य दल पुंज, दूसरा
दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा जायान। तो इस तरीके से 4 भाग पाए जाते हैं। अब यहां पर एक बात आती है, तो पुष्प के जो भाग होते हैं, चारों भागों को हम 2 और भागों के अंदर बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वो हम कहते हैं सहायक चक्र। क्या कहा जाता है? सहायक चक्र। सहायक चक्र जो होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो आते हैं वो 2 आते हैं। कौन कौन से? एक तो बाह्य दल पुंज और एक दल पुंज। ये जनन की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जननांगों की सुरक्षा करने का काम करते हैं तथा जनन की क्रिया को संपन्न कराने में मदद करने का काम करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सहायक चक्र। और दूसरा चक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक या जननिक चक्र, एसेसरी या रिप्रोडक्टिव बोर्ड। आवश्यक या जननिक चक्र। आवश्यक या जननिक चक्र के अंदर यदि बात की जाती है तो मुख्य रूप से क्या आता है? पुमंग, और क्या आता है? जायांग आता है। जैसा कि हमने बताया था, पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। पुंकेसर का मुख्य भाग कौन सा होता है? पुंकेसर का मुख्य भाग होता है, उसे परागकोश बोलते हैं, और परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक। अंडक के अंदर मुख्य भाग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय जो पाया जाता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है, और निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है? बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तथा संपूर्ण जो अंडाशय होता है वो फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक आवश्यक सूचना या आवश्यक जानकारी है किसकी? लैंगिक जनन अंग की। अब इस लैंगिक जनन अंग को हम अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।